नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। झारखंड स्टेट सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड बेहद जरूरी है, इसलिए इसे समय रहते डाउनलोड कर लें। आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक पहले परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को आयोजित होनी थी, लेकिन बाद में डेट बदल दी गई। अब जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 14 अप्रैल 2026 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। जेपीएससी प्री एडमिट कार्ड 2026 ऐसे करें डाउनलोड। जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाएं। होम पेज पर जेपीएससी प्री एडमिट कार्ड 2026 लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें। जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 19 अप्रैल 2026 रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जिसमें सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र होगा। दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र कराया जाएगा। ये परीक्षा झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित होगी। एडमिट कार्ड और उपस्थिति पत्रक से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी उम्मीदवार जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर डिटेल्स देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर गढ़वा में कांग्रेस का श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मंगलवार को गढ़वा कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला हक अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहेजना मोड़ स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों को आत्मसात करने और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला हक अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और सामाजिक न्याय के सच्चे पुरोधा थे। उन्होंने शिक्षा और समानता के सिद्धांतों को समाज में स्थापित कर एक नई दिशा दी। उनके विचारों ने महिला सशक्तिकरण और वंचित वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी उनके आदर्श समाज को सशक्त बनाने की प्रेरणा देते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीकांत तिवारी ने कहा कि बाबा साहेब ने समता, न्याय और अधिकारों पर आधारित भारत की मजबूत नींव रखी। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी राष्ट्र निर्माण में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए बाबा साहेब का संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और हमें उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहां सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। उनके विचार आज भी समाज में समानता और भाईचारे को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। बैक टू स्कूल द्वार अभियान 2026 अनगढ़ा में 15 से 30 अप्रैल तक चलेगा व्यापक कार्यक्रम। रांची जिले के प्रखंड संसाधन केंद्र अनगढ़ा में सोमवार को स्कूल रुआर 2026 बैक टू स्कूल अभियान विषय पर प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ना और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। कार्यशाला का शुभारंभ जिप सदस्य अनुराधा मुंडा और प्रमुख दीपा उरांव ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में जिप सदस्य अनुराधा मुंडा ने कहा कि समग्र शिक्षा का मुख्य लक्ष्य 5 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा पूर्ण कराना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल रुआर 2026 अभियान का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को पुनः विद्यालय में लाना है जो किसी कारणवश पढ़ाई से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी है कि जो बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं वे नियमित रूप से उपस्थित रहें और उनकी पढ़ाई बाधित न हो। ये अभियान 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे विद्यालय स्तर पर संचालित किया जाएगा।
कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में केवल विद्यालय ही नहीं बल्कि समाज, पंचायत प्रतिनिधि और अभिभावकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति, पंचायत प्रतिनिधि, समाज सेवी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं। अभियान के तहत विशेष रूप से प्रवासी बच्चों और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा, उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा और बच्चों को पुनः विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए टीमों का गठन कर घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान विद्यालयों में प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों में शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रिय भागीदारी होगी। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और विद्यालय का माहौल अधिक आकर्षक बनेगा। झारखंड 11वीं बोर्ड में 99.12% छात्र सफल, छात्राओं ने फिर मारी बाजी। गुमला और गिरिडीह जिला रहा टॉपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (GAC) ने मंगलवार को कक्षा 11वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नटवर हंसादा ने आधिकारिक तौर पर रिजल्ट की घोषणा की। इस वर्ष कुल 99.12% परीक्षार्थी सफल रहे हैं, जो पिछले वर्ष के 98.12% के मुकाबले करीब 1% अधिक है। इस मौके पर परिषद के सचिव जयंत मिश्रा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जैक अध्यक्ष ने बेहतर प्रदर्शन के लिए छात्रों और शिक्षकों को बधाई दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार भी छात्राओं ने छात्रों को पीछे छोड़ दिया है। परीक्षा में कुल 1,66,955 छात्र शामिल हुए, जिनका पास प्रतिशत 99.08 रहा। वहीं 1,91,578 छात्राओं में से 99.16% सफल रहीं। कुल पंजीकृत 3,61,683 छात्रों में से 3,58,533 छात्र परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 3,55,999 छात्रों को सफल घोषित किया गया है। केवल 3,134 परीक्षार्थी मार्जिनल श्रेणी में रहे हैं। झारखंड के 13 जिलों का रिजल्ट 99% से अधिक रहा है। जिलावार रैंकिंग में गुमला और गिरिडीह 99.60% के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे। इनके बाद कोडरमा 99.58%, पाकुड़ 99.59% और हजारीबाग 99.54% का स्थान रहा। सबसे कम परिणाम दुमका जिले का रहा, जहां 98.03% छात्र सफल हुए। राहत की बात यह रही कि राज्य के किसी भी जिले का परिणाम 98% से नीचे नहीं गया है। 11वीं के रिजल्ट के साथ ही जैक ने अन्य कक्षाओं के परिणामों पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। परिषद के अनुसार कक्षा 8वीं और 9वीं का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होने की पूरी संभावना है। वहीं मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों का इंतजार अगले सप्ताह खत्म हो सकता है। इंटरमीडिएट में सबसे पहले विज्ञान और वाणिज्य, साइंस एंड कॉमर्स संकाय का परिणाम आएगा, जिसके बाद कला संकाय का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रांची पूर्वी जिले में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई जिला कमेटी की घोषणा की है। ये घोषणा भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की सहमति से की गई। रांची पूर्वी के जिला अध्यक्ष विनय कुमार महतो ने सोमवार को पदाधिकारियों की आधिकारिक सूची जारी की। नई कमेटी में अनुभवी नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। पार्टी ने संगठन में संतुलन बनाए रखने के लिए महिलाओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इससे संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने का प्रयास किया गया है। कमेटी में सत्यदेव मुंडा और मनोज चौधरी को महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नेताओं को संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने और पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया है। जारी सूची के अनुसार उपाध्यक्ष पद पर प्रमोद सिंह, दिलीप सेठ, रोहित साहू, अनुराधा मुंडा और माधुरी देवी को नियुक्त किया गया है। वहीं मंत्री पद पर धीरेन्द्र नाथ महतो, अलखनाथ महतो, पूर्णिमा सिंहदेव, सत्यजीत सिंह और प्रज्ञा भारती को जिम्मेदारी दी गई है। कमेटी में कोषाध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कार्यालय मंत्री के पद पर अमित कुमार मिश्रा और सह कार्यालय मंत्री के पद पर गोरखनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। जारी सूची में उपाध्यक्ष और मंत्री पद पर एक एक स्थान फिलहाल रिक्त रखा गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन पदों पर जल्द ही योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। चतरा पुलिस की बड़ी स्ट्राइक, 1 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त, अफीम और डोडा के साथ कई दस्तावेज बरामद। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र अंतर्गत रिमी पंचायत के खाखर गांव में पुलिस ने एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव के अमारिक गंझू, मनोज गंझू, सरजू गंझू समेत अन्य तस्कर अपने घरों में भारी मात्रा में मादक पदार्थ छिपाकर रखे हुए हैं और इसे बाहरी व्यापारियों को बेचने की फिराक में है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए सिमरिया एसडीपीओ शुभम कुमार खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने खाखर गांव में दबिश दी।
मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि विशेष टीम ने जब आरोपियों के एक एक घर की तलाशी ली तो वहां से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए। छापेमारी में कुल 8.700 किलोग्राम गीली अफीम, 370 किलोग्राम डोडा और 109 किलोग्राम पोस्ता दाना जब्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने मौके से आरोपियों के आधार कार्ड समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिससे उनकी पहचान पुख्ता हो गई है। हालांकि पुलिस की आहट पाते ही सभी नामजद आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। इस मामले में लावालौंग थाना कांड संख्या 23-26 के तहत एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध मादक पदार्थ के कारोबारियों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। नशे के खिलाफ इस बड़े अभियान में एनडीपीएस थाना प्रभारी शमी अंसारी, लावालौंग थाना प्रभारी चंदन कुमार, अवर निरीक्षक विधायक प्रसाद यादव सहित जिला पुलिस के कई जवान शामिल थे। चतरा पुलिस की इस उपलब्धि को जिले में नशा मुक्ति अभियान की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। सीआईटी रांची का रजत जयंती समारोह 16 अप्रैल से शुरू होगा। जेनेसिस 2026 का भव्य आयोजन। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CIT) रांची इस वर्ष अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मना रहा है। इस खास अवसर को यादगार बनाने के लिए संस्थान में 16 अप्रैल से 3 दिवसीय वार्षिक फेस्ट जेनेसिस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव को लेकर सोमवार को संस्थान परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर विस्तृत जानकारी साझा की गई। प्रेस वार्ता को CIT के प्राचार्य डॉक्टर L रंगनाथन और उप प्राचार्य प्रो रसिका नवनीत सिंह ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान आयोजन की रूपरेखा, प्रतिभागियों की भागीदारी और विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी मीडिया के सामने रखी गई। अधिकारियों ने बताया कि ये फेस्ट संस्थान के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन साबित होगा, जिसमें शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। प्रो रसिका नवनीत सिंह ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस फेस्ट में छात्र छात्राओं के लिए कई आकर्षक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें सिंगिंग, डांस, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इवेंट्स के अलावा स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। इस आयोजन में केवल CIT के छात्र ही नहीं, बल्कि रांची और आसपास के कई कॉलेजों व स्कूलों के विद्यार्थी भी भाग लेंगे। इससे छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का व्यापक मंच मिलेगा। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर बरसे चंपाई सोरेन, बोले जमीनी हकीकत कुछ और, कागजों पर चल रही योजनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला से भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने एक बार फिर राज्य की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रभात खबर में प्रकाशित एक खबर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए झारखंड की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला गढ़वा जिले का है, जहां एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि एम्बुलेंस जैसी प्राथमिक सुविधा नहीं मिलने के कारण एक बेबस बेटा अपनी घायल बुजुर्ग मां को ठेले पर बैठाकर अस्पताल ले जा रहा है। जानकारी के अनुसार महिला सोमवार शाम सड़क पार करने के दौरान घायल हो गई थी। समय पर एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी वाहन नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों को ये कदम उठाना पड़ा। इस घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि ये तस्वीर झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए काफी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव बेहद चिंताजनक है और ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है। उन्होंने अफसोस जताया कि आए दिन मरीजों को ठेले या खाट पर अस्पताल ले जाने की तस्वीरें आती रहती हैं, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक चंपाई सोरेन ने केवल एम्बुलेंस ही नहीं, बल्कि अस्पतालों की आंतरिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में ना तो पर्याप्त दवाइयां हैं, ना जांच की समुचित सुविधा है और ना ही डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या है। उन्होंने सरकार पर बेपरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनता के स्वास्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार केवल कागजी योजनाओं के प्रचार प्रसार में व्यस्त है। पेंशन लाभ मामले में हाईकोर्ट सख्त, लोक अदालत के आदेश को बताया अंतिम और बाध्यकारी। झारखंड हाईकोर्ट ने पेंशन लाभ से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि लोक अदालत का आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 4 सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय लोक अदालत के आदेश को लागू करे। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि 13 जुलाई 2024 को दिए गए लोक अदालत के आदेश को लागू करने में जानबूझकर देरी की गई है। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को देय राशि का भुगतान 6% वार्षिक ब्याज के साथ किया जाए।
ये ब्याज निर्णय की तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक लागू रहेगा। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि तकनीकी आधार पर लोक अदालत के आदेश को टालना पूरी तरह अनुचित है। राज्य सरकार और संबंधित विभागों को यह समझना होगा कि न्यायिक आदेशों का सम्मान करना उनका दायित्व है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की लापरवाही न्याय व्यवस्था की भावना के खिलाफ है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता गरीब और वृद्ध कर्मचारी हैं, जिन्हें फैसले का लाभ न मिलने के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अदालत ने कहा कि 1 वर्ष और 9 महीने से अधिक समय तक इन कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, जो बेहद चिंताजनक है। पलामू में भीषण आग लगी। पनेरी बांध गांव में दिलीप पाठक का घर जलकर खाक, लाखों का नुकसान। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के पनेरी बांध गांव में सोमवार देर रात करीब 11 बजे अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दिलीप पाठक का खपरेल मकान पूरी तरह इसकी चपेट में आ गया। परिवार के लोग उस समय घर में सो रहे थे, लेकिन अचानक उठी आग की लपटों ने सबको घबराकर बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इस भीषण आग की घटना में घर में रखा 50,000 रुपए नकद और करीब 8 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। परिवार द्वारा लंबे समय से जुटाए गए सामान, कपड़े, फर्नीचर और अन्य कीमती वस्तुएं पूरी तरह नष्ट हो गई। इस घटना ने परिवार को आर्थिक रूप से गहरा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि दिलीप पाठक ने अपनी नतनी का रिश्ता तय कर रखा था और 1-2 महीनों में सगाई का कार्यक्रम होने वाला था। शादी की तैयारियों को लेकर परिवार धीरे धीरे सामान और जेवर खरीद रहा था, लेकिन इस हादसे में शादी से जुड़े सभी जरूरी सामान जलकर खाक हो गए, जिससे परिवार गहरे सदमे में है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत चैनपुर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। दमकल विभाग की टीम करीब 12 बजे रात में घटनास्थल पर पहुंची। आग की भयावहता को देखते हुए उसे बुझाने में काफी समय लगा। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। अगर दमकल की टीम समय पर नहीं पहुंचती तो आग आसपास के अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आग किस वजह से लगी। इस हादसे के बाद दिलीप पाठक का पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने बताया कि किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर निकले, लेकिन अपनी पूरी जमा पूंजी खो दी। अब परिवार प्रशासन और समाज से मदद की उम्मीद कर रहा है ताकि वे दोबारा अपने जीवन को पटरी पर ला सकें। झारखंड पेपर लीक मामला, बीजेपी ने राज्यपाल से की मुलाकात, उत्पाद सिपाही परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक का विवाद एक फिर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के एक उच्च स्तरीय 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में पहुंचे इस दल ने 12 अप्रैल को आयोजित उत्पाद सिपाही परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर विस्तृत चर्चा की और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। राज्यपाल संतोष गंगवार को सौंपे गए 7 सूत्री ज्ञापन में बीजेपी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि तमाड़ के एक निर्माणाधीन भवन में परीक्षा माफियाओं द्वारा अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी में वहां से 150 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए और कंप्यूटर, लैपटॉप समेत कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि प्रत्येक अभ्यर्थी से 15-15 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास कराने का सौदा तय किया गया था। नेताओं ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद जेएसएससी जैसी संस्था पेपर लीक से इनकार क्यों कर रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि जब तमाड़ के एक ही स्थान पर इतनी बड़ी धांधली सामने आई है तो राज्य भर के अन्य 370 परीक्षा केंद्रों की शुचिता पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सॉल्वर गैंग और आयोग के बीच गहरी सांठगांठ है, जिसे राज्य की एजेंसियां उजागर करने में विफल रही हैं। प्रतिनिधि मंडल ने पिछले 6 वर्षों में आयोजित सभी प्रमुख परीक्षाओं की समीक्षा करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू, नवीन जायसवाल और सीपी सिंह सहित अन्य नेताओं ने साझा बयान में कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में युवाओं का विश्वास सिस्टम से उठ गया है। उन्होंने राज्यपाल से संवैधानिक अभिभावक के तौर पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि जब तक इस संगठित अपराध की जांच केंद्रीय एजेंसी नहीं करती, तब तक झारखंड के मेधावी छात्रों को न्याय मिलना असंभव है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 अप्रैल को राज्य वित्त आयोग के विस्तार पर हो सकता है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार 15 अप्रैल को राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इसे नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली औपचारिक कैबिनेट बैठक माना जा रहा है, जिसमें सरकार आगामी वर्ष के विकास लक्ष्यों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर विचार करेगी।
सचिवालय स्तर पर इस बैठक के एजेंडे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और माना जा रहा है कि इसमें कई लोक लुभावन और नीतिगत प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। बैठक का एक प्रमुख एजेंडा झारखंड राज्य वित्त आयोग को अवधि विस्तार देना हो सकता है। सूत्रों के अनुसार आयोग का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया है, जिससे वित्तीय अनुशंसाओं की निरंतरता पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में सरकार आयोग के पुनर्गठन या वर्तमान सदस्यों को ही विस्तार देने पर निर्णय ले सकती है। ज्ञात हो कि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी AP सिंह की अध्यक्षता वाले इस 3 सदस्यीय आयोग ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों के लिए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, जिसके आधार पर पंचायतों को बजट आवंटित किया गया था। राज्य वित्त आयोग की भूमिका पंचायतों और स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही है। भारत सरकार द्वारा पंचायतों को दिया जाने वाला वित्तीय आवंटन इसी आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित होता है। आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य हरीश्वर दयाल और पंचायती राज निदेशक शामिल रहे हैं। ग्रामीण विकास की गति को बनाए रखने के लिए इस आयोग के कार्यकाल को आगे बढ़ाना सरकार के लिए एक तकनीकी आवश्यकता भी है। कैबिनेट की इस बैठक में केवल वित्तीय मामले ही नहीं, बल्कि न्यायालय से जुड़े गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विभिन्न अदालतों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन और कानूनी पेचीदगियों से जुड़े प्रस्तावों को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। इसके अलावा कई विभागों के लंबित विकास कार्यों और नई नियुक्तियों से संबंधित चर्चा भी संभव है। बैठक के बाद लिए गए निर्णयों का सीधा असर राज्य की जनता और विकास की रफ्तार पर पड़ेगा। रामगढ़ पुलिस की बड़ी स्ट्राइक, राहुल दुबे गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी योजना। रामगढ़ जिले में संगठित अपराध और सक्रिय गिरोहों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को सोमवार रात बड़ी सफलता हाथ लगी है। SP अजय कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि पुलिस को पतरातू थाना क्षेत्र के हेसला गांव में राहुल दुबे गैंग के सदस्यों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक सह SDPO पतरातू गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया और पूरे इलाके में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान शुरू किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने हेसला स्थित टाइप 2 काली मंदिर मैदान के पास एक संदिग्ध बाइक संख्या JH02AB 5319 को रुकने का इशारा किया। बाइक पर सवार 2 युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें दबोच लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान 19 वर्षीय करण करमाली और 23 वर्षीय शिवम मिश्रा उर्फ शिवम आनंद के रूप में हुई है। दोनों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे राहुल दुबे गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ निकले थे। तलाशी के दौरान पुलिस को अपराधियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले। करण करमाली के कमर से 7.65 mm का लोडेड देशी पिस्टल और 3 जिंदा गोलियां बरामद की गईं। वहीं बाइक पर टंगे बैग की जांच करने पर पुलिस के भी होश उड़ गए, जब उसमें से 9 mm का लोडेड देशी कार्बाइन और 2 जिंदा गोलियां बरामद हुईं। इन घातक हथियारों की मिलना ये स्पष्ट करती है कि अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। कड़ाई से की गई पूछताछ में दोनों अपराधियों ने स्वीकार किया कि वे 4 अप्रैल को पतरातू स्थित ओसम डेयरी प्लांट में हुई फायरिंग की घटना में भी सीधे तौर पर शामिल थे। पुलिस ने इस संबंध में पतरातू थाना कांड संख्या 91/26 दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। SP अजय कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले में किसी भी अपराधी या गिरोह को पनपने नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। झारखंडी लोक कला का गौरव बढ़ा। गायक डॉक्टर लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाइक को गुरु रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें 14 अप्रैल को भारत के गवैयों संस्था की ओर से प्रदान किया गया। डॉक्टर बड़ाइक को ये गौरव नागपुरी लोक संगीत के संरक्षण, संवर्धन और इसे वैश्विक मंचों तक पहुंचाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। इस सम्मान समारोह में झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को एक नई मजबूती प्रदान की है। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद महुआ माझी उपस्थित रहीं। उन्होंने डॉक्टर बड़ाइक को सम्मानित करते हुए कहा कि ऐसे वरिष्ठ कलाकार हमारी संस्कृति और परंपरा के सच्चे संवाहक होते हैं। महुआ माझी ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि लोक संगीत हमारी पहचान का अटूट हिस्सा है और डॉक्टर बड़ाइक जैसे व्यक्तित्व इसे युवा पीढ़ी के लिए सहेज कर रखने का महान कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लोक कला को राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रोत्साहन देने की बात कही। डॉक्टर लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाइक लंबे समय से नागपुरी संगीत की जड़ों को सींचने में सक्रिय हैं। उन्होंने न केवल अपने गायन बल्कि अपनी मौलिक रचनाओं के माध्यम से भी झारखंड की लोक कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वे लगातार विभिन्न मंचों पर प्रस्तुति देकर लोक संगीत की मिठास को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनकी विशिष्ट गायकी शैली ने न केवल दर्शकों का मन मोहा है, बल्कि कई युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया है। भानु प्रताप शाही का हेमंत सरकार पर तीखा हमला,
स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। गढ़वा में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य की हेमंत सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा है। उनके बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि आज पूरा देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है, जिन्होंने समाज के शोषित और वंचित वर्गों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड की वर्तमान सरकार में गरीबों का वही हक छीना जा रहा है जो संविधान ने उन्हें दिया है। भाजपा नेता ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उन्होंने स्थिति को बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि सरकार जनता को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं देने में विफल साबित हो रही है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में गढ़वा सदर अस्पताल की बदहाल स्थिति भी सामने आई है। एक स्थानीय समाचार माध्यम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को साझा करते हुए भानु प्रताप शाही ने कहा कि अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी गंभीर चिंता का विषय है। रिपोर्ट के अनुसार गढ़वा सदर अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध न होने के कारण एक मजबूर बेटे को अपनी बीमार मां को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भानु प्रताप शाही ने कहा कि सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। अस्पतालों में संसाधनों की कमी, डॉक्टरों की अनुपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं की विफलता आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन रही है। हैसल गोल्डन ट्रॉफी, बरियातू बना चैंपियन, फाइनल में हैसल पैंथर को हराया। अनगढ़ा प्रखंड के हैसल में आयोजित हैसल गोल्डन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में बरियातू और हैसल पैंथर की टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः बरियातू की टीम ने शानदार जीत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में बरियातू के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में टीम ने संतुलित प्रदर्शन करते हुए हैसल पैंथर को पीछे छोड़ दिया। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और टीम को चैंपियन बनने का गौरव दिलाया। टूर्नामेंट के समापन समारोह में आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में संजय महतो, जैलेंद्र कुमार, जलनाथ चौधरी, मुस्तफा अंसारी, एहसान अंसारी, रामसाय मुंडा, मनीष नाथ, शीला देवी, रामनाथ करमाली, दुर्गा महतो, मुलू महतो, यूसुफ अंसारी, अब्बास अंसारी और इब्राहिम अंसारी भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि सुदेश कुमार महतो ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे खेल आयोजनों से छिपी हुई प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मंच प्रदान करते हैं। समारोह के दौरान विजेता टीम बरियातू को 61,000 रुपए नगद राशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं उपविजेता हैसल पैंथर को 41,000 रुपए नगद और ट्रॉफी प्रदान की गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन के लिए सराहना प्राप्त की। टूर्नामेंट में चिल्दाग और नजरुल 11 की टीम को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान दिया गया। दोनों टीमों को उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।